Morning, dear student. Today we start the chapter 4th of sociology. The chapter is introducing Western sociologist. इस चैप्टर में हम वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. कुछ ब्रीफ पॉइंट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स की प्रोसेस, 3 तरह की प्रोसेस जिससे हमारी सोसाइटी में चेंज हुआ. फर्स्ट है एनलाइटमेंट, सेकंड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थर्ड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इन 3 तरह की प्रोसेसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और साथ ही साथ जो मेन हमारा चैप्टर है वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, तो इस चैप्टर में हम वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. 3 सोशोलॉजिस्ट हैं. एक है कार्ल मार्क्स, दूसरा है अमाइल दरखाइम, तीसरा है मैक्स वेबर. इन तीनों सोशोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे सोसाइटी के रिगार्डिंग. और साथ ही साथ मैक्स वेबर का एक कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेसी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उस कंसेप्ट के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? 3 तरह की मेजर प्रोसेस जिसके कारण हमारी सोसाइटी में चेंज आया, और जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं उनके व्यूज़ सोसाइटी के रिगार्डिंग में और ब्यूरोक्रेसी के बारे में. तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर की. सोशोलॉजी इज समटाइम कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. सोशोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं? बच्चों की तरह एज ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है. 3 major social process developed the intellectual idea and materialistic aspect that went into the making of sociology as a discipline. These social processes were, हम सोशोलॉजी में 3 तरह की मेजर प्रोसेस को पढ़ेंगे. ये 3 तरह की जो मेजर प्रोसेस है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एनलाइटमेंट, सेकेंड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थर्ड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है. द मॉडर्न इरा इन यूरोप एंड द कंडीशन ऑफ मॉडर्निटी दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे वर ब्रोट अबाउट बाय 3 मेजर प्रोसेसेस. जो आज का हम मॉडर्निटी का कंसेप्ट देख रहे हैं वो इन 3 प्रोसेसेस से पास आउट होकर आया है एक्चुअल मॉडर्निटी का कंसेप्ट. द आइडिया ऑफ द क्लासिकल थिंकर लाइक मार्क्स, वेबर, दरखाइम about society were influenced by the social conditions of the 3 processes that help sociology to emerge. जो इन सोशोलॉजिस्ट ने आइडिया दिया है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? जो ये 3 प्रोसेसेस हैं इनसे इन्फ्लुएंस हुआ है. जो सोशोलॉजिस्ट ने, जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट ने आइडिया दिया है या जो भी कंसेप्ट दिए हैं, क्लास का, कास्ट का, सॉलिडरिटी का, डिवीज़न ऑफ लेबर का, ब्यूरोक्रेसी का, वो सारे के सारे कंसेप्ट इन 3 प्रोसेसेस से इन्फ्लुएंस हुए हैं. Emergence of radically new ways of thinking about the world made it felt necessary to displace nature, religion and the divine act of God from the central position that had in earlier way of understanding the world. ठीक है. अब नई तरीके से सोचने समझने की पावर आ गई है. पहले क्या होता था? पहले लोग रिलीजन पे ज़्यादा डिपेंड थे, डिवाइन पावर पर, गॉड के एक्शन पर ज़्यादा बिलीव करते थे. लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो उसके कारण लोग नए तरीके से सोचना स्टार्ट करने लगे. ये एनलाइटमेंट का कंसेप्ट है. It helped to develop attitude of mind that is referred to as secular, scientific and humanistic. जैसे ही मॉडर्न कंसेप्ट आया, जैसे ही चेंजेस आया तो लोगों का जो माइंड है उनमें सेक्युलर वे से सोचना, साइंटिफिक वे से सोचना और ह्यूमनिस्टिक वे से जो फीलिंग है वो सब अराइज हो गई थी. ये इंट्रोडक्शन है बेसिक. 3 प्रोसेसेस कैसे हुए, उनके कारण कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ा और पहले ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता था वो किस वे से सोचने लगा है. अब हम फर्स्ट प्रोसेस को पढ़ते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट. द एनलाइटमेंट का क्या मतलब है? रोशनी हो जाना. पहले एक ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग थी वो कंजस्टेड थी, लिमिटेड थी, लेकिन अब वो नई तरीके से सोच रहा है, उसको एनलाइटमेंट बोलते हैं. द एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड क्रिटिकली ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग इनटू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ ऑल नॉलेज, द नोइंग सब्जेक्ट. पहले ह्यूमन बीइंग को इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही
टाइम डेवलप्ड हुआ, मॉडर्न कंसेप्ट आया, तो वो क्या हुआ, रेशनली सोचने लगा। रेशनली मतलब सोच समझ के काम करने लगा और देखने लगा कि किस चीज़ से उसको फ़ायदा है, नुकसान है, प्रोड्यूसर बनकर इस टाइप से वो नॉलेज को ग्रैब करने लगा। ओनली पर्सन हु कुड थिंक एंड रीज़न कुड बी कंसिडर एज ए कंप्लीट ह्यूमन बींग। वो पर्सन जो सही वे से सोचता है, उसका कंक्लूज़न निकालता है, बेनिफिट वगैरह को देखता है, उसी को ही हम कंप्लीट ह्यूमन बींग बोलते हैं। फॉर अ रीज़न टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, इट वॉज नेसेसरी टू डिस्प्लेस नेचर, रिलीजन एंड द डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशंस। ठीक है, अगर हमने अच्छे ढंग से सोचना है तो जो पुरानी परंपरा, जो पुराना जो हम सोचते थे डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड, उन सबको निकाल के, उन सबको हटा के हम उन सबको डिस्प्लेस करके उसकी जगह न्यू थिंकिंग लाएं। The enlightenment was made possible by, in turn, help to develop attitude of mind that we refers to today's secular, scientific and humanistic। ये मेन पॉइंट है एनलाइटमेंट का। एनलाइटमेंट क्या है? एनलाइटमेंट न्यू वे से सोचना, पुरानी जो थिंकिंग है उसको रिमूव कर देना, उसको डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह अपने माइंड में, जो माइंड है अपने माइंड में न्यू वे से एटीट्यूड डेवलप कर देना, सेक्युलर वे से सभी को एक वो जो साइंटिफिक वे से और ह्यूमनिस्टिक वे से सोचना, ये है हमारी एनलाइटमेंट। जो थिंकिंग पावर है उसको चेंज करना, रैशनल वे से देखना, बेनिफिट प्रॉफिट लॉस वगैरह सब देखना, साइंटिफिक वे से, ह्यूमनिस्टिक वे से जो थिंकिंग होती है वो सब एनलाइटमेंट को शो करता है। कि क्लियर? आगे है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का अनाउंस करता है कि अराइवल ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज द नेशन स्टेट। जो सवरिन पॉलिटिकल फ्रीडम को जो शो कर रहा है इंडिविजुअल स्टेज पर भी और नेशन स्टेज पे भी, कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, वो किसी की बाउंडेशन में काम ना करे। क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से? जो डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट असर्टेड द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन एंड क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ प्रिविलेज इनहेरिटेड बाय बर्थ। ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर कर दिया था। ह्यूमन राइट्स कैसे? कि एक कहीं भी एक ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा है तो उसको ये राइट है, इक्वालिटी वगैरह का राइट है। ठीक है, तो क्या बोला कि जो लेजिटिमेसी है वो लोगों को बर्थ से ही मिली है। जो लॉ के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, फेयर वर्क कर रहे हैं, वो लोगों को बर्थ से ही मिली है। पहले हमारा देश अगर आज़ाद नहीं था तो हमें ये सारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की बात है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या हुआ, तो वहाँ पर ये सारे राइट्स मिलने लगे। क्लियर? द पीजेंट एंड मोस्ट ऑफ whom were suhuff tied to landed estate owned by the member of the aristocracy were freed to their bound। जो पीजेंट होते थे और जो सुहफ मतलब जो बाउंडेड लेबर होते थे, वो क्या करते थे, जो उनके मालिक होते थे उनको, जो उनके ओनर होते थे उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो फ्रीली रहकर कोई भी काम नहीं कर सकते थे। जो अपने मालिक हैं, जो अपने ओनर हैं, उनके बाउंड में वर्क करते थे। न्यूमेरियस टैक्स पेड बाय द पीजेंट टू द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड टू द चर्चेज वर कैंसल्ड। जो अलग अलग तरह के टैक्स पीजेंट को पे करने पड़ते थे, जो मालिक को या चर्च को, वो सब ख़त्म कर दिए जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। The state had to respect the privacy of the autonomous individual and its law could not intrude upon the domestic life of the people। जो स्टेट है अब रिस्पेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करता है नए नए लॉ कि क्या वो लॉ किसी की भी डोमेस्टिक लाइफ को स्पॉइल ना करे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फ्रेंच में जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट के साथ, जो भी बाउंडेड लेबर के साथ, वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया गया। उनको ऑटोनॉमी दी गई, साथ ही साथ जो उनके टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए गए, हर किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया गया, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया था। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। और इसके साथ क्या हुआ, इस सेपरेशंस वाज बिल्ड बिटवीन द पब्लिक रियल्म ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट रियल्म ऑफ द हाउस होल्ड। अलग अलग तरह का बन गया सिचुएशन। जो पब्लिक प्लेस है वो अलग से अपना जो भी वर्क करेगा, जो प्राइवेट लाइफ है लोगों की वो अलग होएगी। द रिलीजन एंड द फैमिली बिकम मोर प्राइवेट व्हेन एजुकेशन बिकम मोर पब्लिक। लोग किस धर्म को चूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा उनका प्राइवेट मैटर था, लेकिन जो एजुकेशन थी वो पब्लिक
थी कि किसी को बाउंड नहीं किया जाता था कि आप इस धर्म को चुनो, इस धर्म को चुनो। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, वो किसी भी धर्म को चूज कर सकता था। द नेशन स्टेट इटसेल्फ वाज आल्सो रीडिफाइंड एज ए सवरिन एंटिटी विद अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। जो नेशन स्टेट है वो अपने आप को डिफाइन करती है कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, अलग से फ्रीडम एंटिटी, जिसकी एक अलग से सरकार है। द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो मेन आइडिया थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो क्या थे? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भाईचारा होना चाहिए। जो मेन आइडियल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो उस टाइम के वाच वर्ड बन गए थे, नारे बन गए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हुई तो लोग किससे से क्या मांगते थे कि हमें लिबर्टी मिले, हमें स्वतंत्रता का राइट मिले, हमें इक्वालिटी मिले, सभी इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। कोई भी अपर कास्ट या अपर पीपल लोअर का एक्सप्लोटेशन ना करे। ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, हमने आज सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ी है और क्या किया है, जो 3 मेजर प्रोसेसेस है उनमें हमने सिंपल आज 2 को ही डिस्कस किया है। एक है एनलाइटमेंट, दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर?